हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 18 फरवरी और शुरू करते हैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज़ डिस्कशन। हमारी पहली न्यूज़ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लेकर है। तो यह प्रोग्राम न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो हमारी कैबिनेट है, यूनियन कैबिनेट, उसने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को अप्रूव दे दिया है। ये एक टाइप की सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होगी। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब होता है जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं 60-40 के रेशो में। और जब सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है उसमें मोस्टली जो होता है फंड होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, मतलब पूरा जो खर्चा करती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, ये हमारे जो बॉर्डर एरियाज हैं, वहां पे जो हमारे विलेजेस हैं उनको डेवलप करने के लिए ये प्रोग्राम लाया जा रहा है। ये जो प्रोग्राम होगा, ये 4 स्टेट और 1 यूटी में इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो वो 4 स्टेट कौन-कौन से हैं? एक तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद में यूटी में लद्दाख। तो यहाँ पर आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि इन स्टेट्स में और यूटीज में जितने भी हमारे विलेजेस हैं, वहां पे प्रॉपर एक बेसिक जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसको डेवलप करना, जैसे कि ऑल वेदर रोड, ड्रिंकिंग वाटर, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, सोलर और विंड एनर्जी का यूज करते हुए, और मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो ये कुछ बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं वो इन विलेज में प्रोवाइड की जाएंगी। सबसे बड़ा जो मेजर ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि इसमें जो हमारा आउट माइग्रेशन देखा जाता है इन विलेजेस में, क्योंकि क्या होता है जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल है, ये एक तो हिली एरियाज है और बॉर्डर एरियाज है। तो होता क्या है, एक तो इनके लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी कम होती है, और दूसरा ये कि एक तो हिली एरिया के यार वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो पाता है। तो इनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं बहुत लिमिटेड होती हैं। तो फिर ये अपना घर-बार छोड़ के, अपना गाँव छोड़ के शहरों में आने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, शहरों में एक प्रेशर आता है, जैसे दिल्ली, मुंबई, ये क्रिपल होने लग गए इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन का बर्डन देखा जा रहा है। बट जो मेन कंसर्न हमारा ये है कि जो चाइना क्या करता है कि जैसे-जैसे कुछ विलेज डेज़र्टेड हो जाते हैं, उसको खाली लैंड दिखता है, तो वो धीरे-धीरे वो कैप्चर करने लगता है उस लैंड को। हम नहीं चाहते कि हमारे बॉर्डर एरियाज़ में आउट माइग्रेशन हो। हम चाहते हैं कि लोग वहाँ पे रहें, स्टे करें, और उनको जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ है, उनको हम वहीं प्रोवाइड करें। तो इस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का जो मकसद ये है कि जो हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स हैं, उनमें जो भी विलेजेस हैं, उनको बेसिक क्वालिटी लाइफ प्रोवाइड करना। ये जो प्रोग्राम होगा, ये 19 डिस्ट्रिक्ट में प्रोवाइड किया जाएगा और 46 बॉर्डर ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, 4 स्टेट और 1 यूटी में, जिन भी गाँव में जो इंटरनेशनल बॉर्डर लगती है। इसमें क्या होगा कि इसमें एक वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान क्रिएट किया जाएगा। अब ये जो प्लान कौन क्रिएट करेगा? ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये प्लान क्रिएट करेगी, बट इसको ग्राम पंचायत की हेल्प से बनाया जाएगा, ताकि उनकी नीड को, उनकी जो ज़रूरतें हैं, हम वो समझ के ये प्लान बनाएँ। इसमें हब एंड स्पोक मॉडल को फॉलो किया जाएगा। मतलब आपको देखा जाएगा कि पर्टिकुलर गाँव में कौन से स्किल हैं, वहाँ पे कैसे प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर सकते हो। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप आप वहाँ पर एनकरेज करोगे, यूथ को वहाँ पे एंगेज करोगे, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आपको स्टेप लेने होंगे, उन्हें मार्केट प्रोवाइड करना पड़ेगा, उन्हें स्किल प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको। इसके लिए गवर्नमेंट ने टोटल 4,800 करोड़ का जो फंड है वो एलोकेट किया है, और ये जो प्रोग्राम होगी वो 2022-23 से 2025-26 तक ये रन करेगी। मतलब 4 साल के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है। तो चूँकि चाइना इंटरनेशनल बॉर्डर में बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, तो इंडिया भी अब जो नॉर्दर्न बॉर्डर के लिए थोड़ा-सा और सिंसियर होगी। इस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के साथ में इंडिया ने आईटीबीपी के भी 7 जो नए बटालियंस वो क्रिएट करे हैं। तो हम सिक्योरिटी के साथ-साथ जो इकोनॉमिक एंगल है, जो डेवलपमेंट है, हम उस पे भी फोकस कर रहे हैं। क्योंकि सिर्फ आप फोर्स बढ़ाकर अपनी बॉर्डर की सुरक्षा नहीं कर सकते। जब वहाँ के लोगों को आप साथ में रखोगे, वो जो आपका सपोर्ट करेंगे, वो जो आपको कोऑपरेट करेंगे, तब जाके आप अपनी बॉर्डर को अच्छे से मैनेज कर सकते हो, सिक्योर रख सकते हो। तो ये प्रोग्राम हमारी सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूपीएससी इस पर डेफिनिटली क्वेश्चन पूछ सकती है, तो हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ लावणी डांस को लेकर है। ये महाराष्ट्र का फोक डांस है। अभी डांस फॉर्म न्यूज़ में क्यों है? दरअसल एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जो कि लावनी डांस करती है, बट उसमें आरोप ये लगाए जाते हैं कि वो काफ़ी सेंसुअस डांस करती है, या फिर ऐसे वर्ड्स का यूज़ करती है जो काफ़ी सेंसुअस होते हैं। तो इसी को लेकर महाराष्ट्र में कई लोगों ने इसका विरोध जताया है कि जो लावनी जो डांस फॉर्म है, उसे ज़्यादा सेंसुअस बनाया जा रहा है, उसे और ज़्यादा इरोटिक बनाया जा रहा है, जो कि एक्चुअल डांस फॉर्म के अगेंस्ट है, या फिर एक्चुअल कल्चर फॉर्म के अगेंस्ट है। तो इसको लेके कई पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इसका विरोध जता रही हैं। बट हमें यहाँ पर लावनी फ़ोक आर्ट के बारे में पता होना चाहिए कि लावनी का जो वर्ड का मतलब है, वो यहाँ पे लावण्य मतलब ब्यूटी है। इस डांस फ़ॉर्म का जो बेसिक फीचर ये होता है कि जो महिलाएँ जो डांस करती है लावनी डांस, वो 9 यार्ड लॉन्ग की साड़ी पहनती है। तो ये एक उसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है? जो कि ब्राइट कलर्स की होती है, मेकअप होता है और घुंघरू पहने जाते हैं, और ढोलक की थाप पर वो डांस परफ़ॉर्म किया जाता है लाइव ऑडियंस के सामने। इसकी हिस्ट्री रही है कि जनरली ये डांस होते थे, ये पेशवा इरा में ज़्यादा होते थे 18th सेंचुरी में, बट ये बहुत सदियों से चली आ रही डांस फॉर्म है। दरअसल पेशवा की इरा में क्या होता था, जब कोई वॉर होता था, जब वॉर के दौरान जब ब्रेक होता था, तब
ये लावनी डांस परफॉर्म किया जाता ताकि जो हमारे सैनिक होते थे, उन्हें थोड़ा-सा रिलैक्स फील कराया जा सके। इसका काउंटर आर्गुमेंट ये भी दिया जा रहा है कि इसका जो लावनी का एक सब जीनर है, वो उसे कहते हैं श्रृंगारिक, जिसे इरोटिक काइंड बताया जाता है, जिसपे जो लिरिक्स होते हैं, वो काफ़ी टीज़िंग होते हैं। उसके डांस स्टेप भी काफ़ी सेंसुअस होते हैं। बट इसको लेके अभी भी एक मत नहीं है कि क्या वाक़ई लावनी डांस में कोई सेंसुअस फॉर्म है या नहीं है। इसीलिए इसका विरोध आज से नहीं चला आ रहा, कई सालों से ही चला आ रहा है। तो हमें बस लावनी फ़ोक आर्ट का मतलब पता होना चाहिए कि लावनी का मतलब यहाँ पे क्या है, इसके जो बेसिक फीचर्स होते हैं, वो क्या है और इसकी हिस्ट्री क्या है। तो अब चलते हैं आगे। हमारे आगे न्यूज़ आदि महोत्सव को लेकर है। अब ये आदि महोत्सव क्या है? दरअसल यहाँ पे जो ट्राइबल फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, तो इस ट्राइबल फेस्टिवल के दौरान यहाँ पर जो ट्राइबल क्यूज़ीन्स हैं, कल्चर हैं, क्राफ्ट हैं, ठीक है? उनके कुछ प्रोडक्ट हैं, ट्राइबल प्रोडक्ट हैं, उनको एक्ज़िबिट किया जाएगा, उनका स्टॉल लगाया जाएगा और बहुत सारी जितने भी हमारे ट्राइबल्स कम्युनिटीज़ हैं, उन सबको यहाँ पे इनवाइट किया जाएगा, एक जगह इकट्ठा किया जाएगा, ताकि हमारे देश में एक यूनिटी आ सके और हमारे देश का एक इंटीग्रेशन हो सके। दरअसल होता क्या है कि जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती है, वो काफ़ी एलिनेटेड फ़ील करती हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम मेन स्ट्रीम का पार्ट नहीं है या हमारे कल्चर को उतना महत्व नहीं दिया जाता है। तो उनके कल्चर को लेके अवेयरनेस फैलाने के लिए, उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए इस टाइप का आयोजन किया जाता है। तो ये जो आदि महोत्सव है, ये दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में करवाया जा रहा है। फिर ये 2 वीक लॉन्ग एक्ज़िबिशन होगा, जिसका इनॉग्रेशन खुद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अब ये जो पूरा आदि महोत्सव है, ये कौन कंडक्ट करवा रहा है? ये ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन लिमिटेड, ट्राइफेड इसको कंडक्ट करा रही है। ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर काम करती है। ये कब बनी थी बॉडी? ये ट्राइफेड जो है 1987 में बनी थी अंडर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1984। मतलब ये एक नेशनल लेवल कोऑपरेटिव बॉडी है, जो भले ही मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आती है, बट इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, वो मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर के पास में है। इस बॉडी का जो मेन एम ये है कि हमारे ट्राइबल्स का सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना, उनके जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, उनको मार्केट प्रोवाइड करना, ठीक है? उनके जो भी प्रोडक्ट या प्रोड्यूस है, उनको प्राइस रियलाइज़ेशन करवाना। तो ये इसका बेसिक मैंडेट है ट्राइफेड का। तो ये पूरे बेसिक फैक्ट हो गए आदि महोत्सव को लेकर। अब चलते हैं आगे। हमारे अगली न्यूज़ मरीन स्पेशल प्लानिंग फ्रेमवर्क को लेकर है। अब ये न्यूज़ में क्यों है? तो दरअसल पुडुचेरी जो स्टेट है हमारा यूनियन टेरिटरीज़, तो पुडुचेरी में हमारे देश का पहला फर्स्ट मरीन स्पेशल प्लानिंग फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंट किया है। मतलब जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसे बैलेंस किया जा सके सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ ओशन रिसोर्स के साथ। मतलब हमारा जो ग्रोथ है वो अनसस्टेनेबल नहीं होना चाहिए, जो एनवायरनमेंट को डैमेज करके ग्रोथ नहीं हमको लेनी है। हमें ग्रोथ ऐसी चाहिए जो सस्टेनेबल हो, जो हमारे एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखकर सस्टेन किया जा सके। अब ये जो मरीन स्पेशल प्लानिंग है, ये 2019 में लॉन्च हुई थी, जिसे इंडो नॉर्वे इंटीग्रेटेड ओशन इनिशिएटिव के अंदर लॉन्च किया गया था। इसे पुडुचेरी और लक्षद्वीप दोनों में इसे इम्प्लीमेंट किया जाना है। अब इस मरीन स्पेशल प्लानिंग फ्रेमवर्क में होगा क्या? तो इस फ्रेमवर्क में कुछ गाइडलाइंस आपको दिए जाएंगे, जिसमें जो ह्यूमन एक्टिविटीज होंगी ओशन से और कोस्ट लाइन के रिगार्डिंग, वहां पर आपको उस गाइडलाइन को फॉलो करना होगा। आप कितना कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, आपका टूरिज्म कैसा होगा, ह्यूमन इंटरवेंशन कितना होगा, ताकि हमारे जो कॉस्ट लाइन है उसका इकोलॉजिकल, एनवायरनमेंट और सोशल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल किया जा सके। और ये जो गाइडलाइंस होगी, ये इंटर गवर्नमेंटल ओशिनोग्राफिक कमीशन ऑफ यूनेस्को प्रोवाइड करेगी। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि ये एक वाइटल गवर्नेंस टूल है, जो हमारी ब्लू इकोनॉमी को इंश्योर करेगा, ना कि ब्राउन इकोनॉमी को। ब्राउन इकोनॉमी क्या आती है? जब आप बहुत ज्यादा फॉसिल फ्यूल बेस्ड डेवलपमेंट लाते हो। ब्राउन इकोनॉमी में आपका जो ग्रोथ होती है, वो बहुत ही ज्यादा अनसस्टेनेबल होती है और एनवायरनमेंट को डैमेज करने वाली होती है। सपोज करो बहुत ज्यादा आपकी जो इकोनॉमी है ग्रोथ होने के लिए कोल का यूज़ कर रही है, फॉसिल फ्यूल का यूज़ कर रही है, इससे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है? आपका ग्रीन हाउस गैस बढ़ रहा है, तो इससे इस तरीके की जब ग्रोथ होती है, तब हम इसे बोलते हैं ब्राउन इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी हम तब बोलते हैं जब हम एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हैं, हमारी ग्रोथ लाते हैं। खासकर जब हम जो हमारा मरीन एनवायरनमेंट है, उसको हम ध्यान रखते हैं। जब हम मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, तो हम उस ध्यान रखते हैं कि ये मरीन जो स्पीशीज़ होती हैं, उनको नुकसान ना कर सके, या फिर वहाँ पे और ज़्यादा उससे ज़्यादा इमिशन ना हो। उसके जो कॉस्ट लाइन है, हम ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ना करें कि वो कॉस्ट लाइन डिग्रेड होती जाए। और जो टूरिज्म होता है कॉस्ट लाइन में, वो भी सस्टेनेबल रहे और एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहे। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है ब्लू इकोनॉमी को इंश्योर करने में। तो यूपीएससी बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछ सकती है कि मरीन स्पेशल प्लानिंग फ्रेमवर्क है क्या? ये कहाँ से लॉन्च किया जा रहा है और ये किस इनिशिएटिव का पार्ट है? इंडो नॉर्वे इंटीग्रेटेड ओशन इनिशिएटिव का ये पार्ट है। या फिर आपसे सिंपल पूछ लेंगे कि ब्लू इकोनॉमी और ब्राउन इकोनॉमी में डिफरेंस क्या है? जनरली ब्लू इकोनॉमी पता होता है, तो ब्राउन इकोनॉमी आपको पता होना चाहिए। जो ऐसी ग्रोथ जो कि अनसस्टेनेबल तरीके से लाई जाती है, जिसमें फॉसिल फ्यूल, कोल का ज़्यादा यूज़ होता है, पॉल्यूशन होता है, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होता है, तब ऐसी ग्रोथ जो आती है, तब उसे हम बोलते हैं ब्राउन इकोनॉमी। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ थ्वाइट्स ग्लेशियर को लेकर है। इसे डूम्सडे ग्लेशियर भी बोला जाता है। इसे डूम्सडे ग्लेशियर को क्यों बोला जाता है? अगर ये टूट के एमंडसेन सी में गिरा, तो समझ लेना कि हमारा जो सी लेवल है, वो 9.8 फीट से बढ़ जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा कैटास्ट्रॉफिक इसका इम्पैक्ट देखने को हमें मिल सकता है।
तो अभी जो रिसेंट फाइंडिंग इसकी ये बोलती है कि जो थ्वाइट्स ग्लेशियर है, जो कि अंटार्कटिका में है, इसमें क्या हो रहा है, तो इसकी जो वीक जॉइंट्स है, वहाँ पर जो गर्म पानी है, वो रिसते जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो थ्वाइट्स ग्लेशियर है, वो धीरे-धीरे कमज़ोर होते जा रहा है और इसके जो गिरने का खतरा है, टूटने का खतरा है, बढ़ गया है। अगर थ्वाइट्स ग्लेशियर टूटा, तो ये सी लेवल को मोर देन हाफ अ मीटर बढ़ा देगा और ये आस-पास के जितने भी ग्लेशियर्स हैं, उनको भी ये इम्पैक्ट कर सकता है, उनको भी ये कहीं न कहीं से उनका फैक्टर बन सकता है उनके टूटने का। तो ये जो थ्वाइट्स ग्लेशियर है, ये अंटार्कटिका ग्लेशियर है, जो कि धीरे-धीरे पाइन आइसलैंड बे में फिसलता जा रहा है और ये अमंडसेन सी का पार्ट है। तो अगर ये टूटता है, तो ये अमंडसेन सी में ही जाके मिलेगा और वहीं से इसका जो सी लेवल राइज़ है, वो बढ़ जाएगा। अभी ये सी लेवल राइज़ में कितना कंट्रीब्यूट करता है? 4%। और इसे डूम्सडे ग्लेशियर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो साइज़ है, वो लगभग यूएस के फ्लोरिडा के साइज़ जितना है। तो अगर ये टूटेगा और ये सी लेवल राइज़ बढ़ेगा, तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि ये जो स्टडी की गई है, ये एक रोबोट के द्वारा की गई, जिसे आइसिन बोला जाता है। ठीक है? ये एक अंडर वाटर रोबोट है, जो पूरा इसको स्टडी कर रहा है, थ्वाइट्स ग्लेशियर को। इसी ने पता करा है, जो थ्वाइट्स ग्लेशियर है, उसके जॉइंट्स में गर्म पानी रिसते जा रहा है। तो इसके टूटने का खतरा बढ़ चुका है। तो यूपीएससी इस पर क्वेश्चन पूछ सकती है। अब चलते हैं आगे। तो अब यूपीएससी का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं, जो यूपीएससी ने 2019 के प्रीलिम्स में पूछा था। इन द कंटेक्स्ट ऑफ एनी कंट्री, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसीडर्ड एज़ अ पार्ट ऑफ इट्स सोशल कैपिटल? तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा है कि क्या हमारी जो कंट्री में किसी भी देश के लिए सोशल कैपिटल क्या होता है? तो ऑप्शन क्या है इसका? ए, द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट्स इन पॉपुलेशन, बी, द स्टॉक ऑफ इट्स बिल्डिंग, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मशीन्स, थर्ड है द साइज ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्किंग एज ग्रुप एंड फोर्थ है द लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मनी इन द सोसाइटी। तो यहाँ पे सोशल कैपिटल क्या होता है? सोशल कैपिटल आपका होता है, जैसे सोसाइटी आपका नेटवर्क होता है, लोग और लोगों के बीच में जो नेटवर्किंग होती है, जो रिलेशनशिप होता है, उसके हम सोशल कैपिटल बोलते हैं। तो अगर हमारे देश के लोगों के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट होगा, हमारे देश की जो कम्युनिटीज़ हैं, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, उनके बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट होगा, हार्मनी होगा, तो वो सोसाइटी ग्रो करती है। वो सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा यूनिटी में रहती है और स्ट्रेंथ रहती है उनमें। तो इसीलिए जो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, द लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मनी। क्योंकि प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट तो क्या बताता है कि ह्यूमन कैपिटल है और बिल्डिंग से अदर इंफ्रास्ट्रक्चर आपका जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वो बताता है और साइज ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्किंग एज ग्रुप, तो ये भी आपका इकोनॉमिक कैपिटल या फिर ह्यूमन कैपिटल के अंदर आता है। बट यहाँ पर जो म्यूचुअल ट्रस्ट है, जो हमारी सोसाइटी में जो हार्मनी है, उसे सोशल कैपिटल बोला जाता है। तो आंसर क्या हो गया? डी। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही और करंट अफेयर के वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।